जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे एक जो नया क्षेत्र डिफेंस टेक्नोलॉजी में उभर रहा है उसके बारे में, और कैसे ये जो है ना बहुत डिफेंस फोर्सेस के लिए और अटैकिंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, और कैसे ये डिफेंस के लिए ख़ास तौर पे एक सरदर्द बना हुआ है। तो जो टॉपिक है आज के डिस्कशन का वो है लॉइटरिंग म्यूनिशंस। तो लॉइटरिंग म्यूनिशंस है क्या, ये हम डिस्कस करते हैं और कैसे ये एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है। तो शुरू में जो हमारे एयर डिफेंस होते थे ना, एयर अटैक होते थे, वो क्रूज मिसाइल्स होती थी, कुछ बड़ी, कुछ लॉन्ग रेंज, कुछ शॉर्ट रेंज, कुछ लार्ज कैपेसिटी, कुछ स्मॉल कैपेसिटी होती थी। और उस पर डिफेंस क्या लगाया जाता था, सरफेस टू एयर मिसाइल्स। तो क्रूज मिसाइल जैसे अटैक करती थी, सरफेस टू एयर मिसाइल का रोल होता था उसको डिस्ट्रॉय करना। और क्योंकि ये मिसाइल्स वगैरह इतनी एक्सपेंसिव होती हैं, कोई भी ये नहीं चाहता कि वो अपने टारगेट को अटैक करने की बजाय वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो जो अटैकिंग फोर्स है उसके लिए एक बड़ा लॉस मेकिंग सिचुएशन होती थी। तो इसके लिए जो 90s में जो लोगों ने एक नया टेक्निक डेवलप की, उसको बोलते हैं SEAD, सो सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस बेसिकली। तो उसमें एक डेकॉय टेक्निक यूज़ की है कि जो क्रूज मिसाइल्स हैं उसका एक स्मॉलर वर्जन डेवलप किया जाए जो कि एक तरह से प्लास्टिक का हो। तो प्लास्टिक इन द सेंस वो एक लेस एक्सपेंसिव, लेस फीचर्स वाला हो, और उसको जब एयर डिफेंस अटैक करेगा तो हमें नुकसान कम होगा। एंड आफ्टर सम टाइम जो एयर डिफेंस की जो कैपेसिटी है ना एनिमी की, वो कम या ख़त्म हो जाएगी। तो यूँ ले लीजिए कि एक क्रूज मिसाइल अगर 20 मीटर्स की है और मैंने एक 2 मीटर का डाल दिया, तो जो सैम सिस्टम है उसको दोनों इक्वली अटैकिंग लगते हैं, और 2 मीटर के टारगेट को डिस्ट्रॉय करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो उसके जो 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 आपके जैसे S-400 हो गए हमारे, वो 4-5 लग गए उसका एक छोटा एक खिलौना टाइप के सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और ऐसे अगर हमने 300-400 भेज दिए तो ऑलमोस्ट आपकी डिफेंस कैपेसिटी कम हो गई। तो इस तरह से यूज़ किया गया और इसको कहा गया सुसाइडल UAV। तो बाद में ये टैक्टिक बहुत काम आती थी, और जो जो डिफेंस सिस्टम थे ना वो उसको कंफ्यूज करना एक ऑब्जेक्टिव होता था। दूसरा क्या होता है कि जब आप एक सैम सिस्टम को लगाते हो तो आप एक पर्टिकुलर, आपको एक एक्सपेक्टेशन होती है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से मिसाइल्स आएंगी, लेकिन जो स्मॉलर मिसाइल्स हैं उसको तो कहीं से भी छोड़ सकते हैं, तो वो ऑलरेडी भी कंफ्यूज हो जाता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट ये था, और जिसको हम आजकल लॉइटरिंग म्यूनिशंस कह रहे हैं, उसका असली में नाम था सुसाइडल UAVs, सुसाइडल अनमैन्ड एयर व्हीकल्स। और अगर ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नाम आप देना चाहते हैं तो सुसाइडल अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल्स, UCAVs। फिर बाद में जो जो डिफेंस स्ट्रैटेजिस्ट थे उन्होंने सोचा कि इसका अटैक में भी यूज़ किया जा सकता है। तो दो थिंग्स डेवलप किए गए, एक था कि इसका स्ट्रैटेजिक यूज़ क्या हो और इसका टैक्टिकल यूज़ क्या हो। तो पहले स्ट्रैटेजिक यूज़ ये किया गया कि जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पे जो आर्मी की स्ट्रेंथ होती है ना, जो जैसे उनके मान लीजिए एक छोटा एक उनका एक स्टेशन है, एक फीडिंग स्टेशन है, एक आर्मर्ड व्हीकल जहाँ पे पार्क होते हैं, एक फ्यूलिंग स्टेशंस हैं, इसको अगर हम डिस्ट्रॉय कर पाते हैं तो हम आर्मी की स्ट्रेंथ कम कर देते हैं। और इसमें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी कि ये जो UCAVs हैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाया जाए, और इसकी रेंज बढ़ा के ना जो फ्यू 100 मीटर्स होती थी या अबाउट 1 किलोमीटर होती थी, उसको बढ़ा के अराउंड 10 किलोमीटर तक ले जाया जाए। तो ये टेक्निक डेवलप की गई, और ज़्यादा तो ये फिर जो है ना पीस टाइम पे भी काम आती है। पीस टाइम पे ये है कि आप जो है मतलब आप उसको ऐसे डिप्लॉय करते हो कि जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उसको इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। और दूसरा यूज़ किया गया टैक्टिकल वॉरफेयर के लिए। तो टैक्टिकल ये था कि जब एक्चुअल वार होता है तो तब इसका कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो उस समय जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स होते हैं आर्मी के, जैसे टैंक्स हो गए या जो ट्रूप कैरिंग व्हीकल्स हो गए, इस पे अटैक करना था। और ये बहुत सक्सेसफुल भी हुआ कि जो ये, और इसमें रेंज उतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, ये रेंज
अप टू 2 किलोमीटर्स इज़ एनफ, और हम जो है इसका काफ़ी इफ़ेक्टिव यूज़ कर पाते थे। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, और फिर ये बन गए जो इसका करंट नाम आया इसका, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, बिकॉज इनकी जो ताकत है ना, जो कन्वेंशनल एम्यूनिशंस होते थे उनसे ज़्यादा हो गई। वो क्यों हो गई? क्योंकि इसको प्रोड्यूस करना बहुत इनएक्सपेंसिव है। तो जैसे एक क्रूज मिसाइल अगर 1000 करोड़ में डेवलप होती है, या यूँ मान ले 200 करोड़ में डेवलप होती है, इसको डेवलप करने के लिए आपको हार्डली 25 से 30 लाख रुपए लगते हैं, या ज़्यादा ही सोफिस्टिकेटेड भी बनाना हो तो नॉट मोर देन 2 करोड़ रुपीज़। तो 2 करोड़ कितना होता है? 250 किलो डॉलर्स, उतना ही चाहिए। एंड जब आप एक वॉर कर रहे होते हो तो इसको इट इज़ नॉट टू मच ऑफ ए कास्ट। तो फिर इसमें स्ट्रेंथ कैसे आई? कि क्योंकि इसको एक तो जल्दी प्रोड्यूस किया जा सकता है, इनएक्सपेंसिव तरीके से प्रोड्यूस किया जा सकता है, एंड लेस सोफिस्टिकेटेड टेक्निक से इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। प्लस 4, इसमें इसको बनाने के लिए आपको बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं चाहिए, या इसको स्मॉलर प्लेयर्स भी इसको बना सकते हैं। तो ये सारी एडवांटेजेस की वजह से जो है ना, इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोक्योर करने, मतलब डिफेंस फोर्सेस इसको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रोक्योर करने लग गई, और ये एक तरह से एक स्ट्रैटेजिक एसेट या स्ट्रैटेजिक वॉरफेयर बन गया। तो और अगर आप जो रशिया और उनकी डिफेंस जर्नल्स में उनकी न्यूज़ पढ़ें तो आप जानेंगे कि दोनों तरफ से, रशिया की तरफ से भी और यूक्रेन की तरफ से भी, कितना यूज़ किया जा रहा है इसमें। और इजरायली फोर्सेस तो नोन है इस टाइप के सिस्टम्स को यूज़ करने के लिए। तो अब इसके बारे में जानते हैं कि इसका फिर इससे बचा कैसे जाए, मतलब इसको क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए। तो इससे बचने के लिए जो टिपिकल टेक्निक्स यूज़ की जा सकती हैं, तो पहले इसकी एसेट जानते हैं कि इसकी फीचर्स क्या हैं। तो एक फीचर इसका है कि एक बहुत स्मॉल है कंपेयर टू अ लार्जर कॉम्बैट व्हीकल, ये बहुत स्मॉल है। तो अगर आप ये कहें कि एक बड़ी क्रूज मिसाइल जो है 40-50 मीटर्स की होती है, तो ये हार्डली 2 मीटर्स 3 मीटर्स, वो भी ज़्यादा ही है, उससे भी कम भी हो सकता है। दूसरा क्या है कि इसको किसी भी स्केल पे डेवलप कर सकते हैं, तो 2 मीटर भी नहीं है। इसमें जो नए टैक्टिकल क्या कहते हैं म्यूनिशंस बन रहे हैं, उसको टैंक से लॉन्च किया जा सकता है। और टैंक से भी ऐसे नहीं कि आपने 4-5 लॉन्च किए, टैंक से मतलब हर एक टैंक में ये एटलीस्ट 40 से 50 इंस्टॉल्ड रहते हैं, और इसको आप जो है ना एक साथ इसको लॉन्च कर सकते हैं मल्टीपल टैंक से, और एक तरह से जो एनिमी होता है उनसे, उसको इनसे बचने का जो टाइम होता है वो काफ़ी कम होता है। दूसरा जो इसमें ये है कि और भी स्मॉल बनाए जा सकते हैं। अभी एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि इसको कितना छोटा बनाया जा सकता है। तो एक कंपनी ने बनाया है इज़राइल की, उन्होंने जो बनाया है वो आप जो जो सोल्जर है, जो ट्रूप है, उसके बैकपैक में डाल सकते हो, और उसकी रेंज भी काफ़ी है, उसकी रेंज अराउंड 500 मीटर्स है, और उसको हैंड से लॉन्च किया जा सकता है। तो हैंड से लॉन्च करके एक ट्रूप जो है ना एक रिलेटिवली लेस लाइट एरिया से उसको लॉन्च करता है, और उसका एडवांटेज ले सकता है उस एरिया में जहाँ पे बहुत रिस्की ऑपरेशंस हैं। तो इसको डाल के एक तो वो पता सर्वेलेंस के लिए यूज़ कर सकता है, रिकॉनिसेंस के लिए यूज़ कर सकता है, और यूज़ कर सकता है ये जानने के लिए कि भाई जो अदर साइड है वहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट है वो किस लेवल का है, और उससे फिर वो मतलब वो रीइंफोर्समेंट ये सब चीज़ें को उसकी डिमांड कर सकता है। तो आपने देखा ये, क्योंकि ये स्मॉल है, इनएक्सपेंसिव है, इसको भारी मात्रा में क्या कर सकते हैं, डिप्लॉय किया जा सकता है, परचेज किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है। तो ये एक स्ट्रेंथ बन गई है। एक तरह से आप यूँ सोचिए कि एक मॉस्कीटोज़ होते हैं ना जो बहुत स्मॉल होते हैं, उनको आप कुछ कर नहीं सकते उनका बेसिकली ना, और अगर वो बहुत लार्ज अमाउंट में आ जाते हैं तो तब आपको उनसे बचना है। एक्चुअली यू हैव लॉस्ट ऑल दी अटैकिंग फोर्सेस, क्योंकि इनका नंबर इतना ज़्यादा है कि अगर आप उनको एक एक करके मारने की भी कोशिश करोगे, उनको ड्रॉप डिमोलिश करने की कोशिश करोगे, यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। शेयर क्वांटिटी इज़ एनफ। और अगर आप यूक्रेन और उस रशियन वॉर को फॉलो अप करें तो वो एक एक दिन में 10-10 हज़ार इसको
फायर कर रहे थे, यूक्रेन वाले, जो कि मतलब एक लेसर नेशन अगर आप कहें आर्म्ड फोर्सेस वाइज, वो 10,000 20,000 एवरीडे यूज़ कर रहा था। तो सोचिए उनके पास कितने होंगे या कितनी फीड उनको रेगुलरली आ रही थी। तो इसको बचने के लिए दो तीन चीज़ें यूज़ की गई। तो पहला चीज़ कि ये स्मॉल हैं, तो इनसे बचने के लिए आपको बड़ा बड़ा आर्म नहीं लगाना है, बड़ा जो है ना अटैकिंग सिस्टम नहीं लगाना है। तो इसके लिए लोगों ने क्या किया कि उन्होंने स्नाइपर्स को यूज़ करना शुरू किया। तो जो डिप्लॉयमेंट टेक्निक क्या है कि जहाँ पे भी आपके स्ट्रैटेजिक इंस्टॉलेशंस हैं, टैंक्स हैं, उसके रेंज में आप स्नाइपर्स लगाएं, जो कि आपके जो एयर स्पेस को मॉनिटर करें रेगुलरली, और अगर उनको ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी लगती है तो उसको इमीडिएटली डिस्ट्रॉय करें स्नाइपर गन से, जो मे बी स्पेशली मेड हैं विद लार्जर एमिनिशन। इसको डिस्ट्रॉय करें। दूसरा है कि इनको कमांड किया जाता है कहीं से, तो ऑटोनोमस भी होते हैं काफ़ी, लेकिन क्योंकि इनका साइज़ स्मॉल है तो मुझे लग रहा है इनकी जो ऑटोनॉमी रेंज है वो ज़्यादा नहीं होती। तो इनको कहीं से कमांड किया जा सकता है। तो यूजिंग जैमर्स इनका जो कम्युनिकेशन है टू द कमांड स्टेशन, या ये जो जीपीएस से फीड ले रहे हैं, उसको ब्रेक या डिस्टर्ब किया जाए, जिससे दे लूज़ देयर डायरेक्शन। और दूसरा क्या है कि अगर कोई उनको मॉनिटर या कंट्रोल कर रहा है तो वो कम्युनिकेशन ब्रेक करके उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। और तीसरा जो है ना, जनरली जो उसके टाइम यूज़ किया जा सकता है वॉरफेयर के टाइम, वो होते हैं डेकॉय टेक्निक। तो आप भी जो है अपना एक फेक इंस्टॉलेशन दिखाएं, फेक बेस एरियाज दिखाएं, फेक ब्रिजेस दिखाएं, ताकि इनको वहाँ पे, ताकि ये वहाँ पे जाके इसको जो फेक सिस्टम पे उन पे जाके अटैक करें और वापस फीड दें कि हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इसके लिए जो नई टेक्निक्स है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली, या ये वाली जो ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी टेक्निक्स यूज़ की जा रही हैं, जिससे इनको ना कंफ्यूज किया जा सके, ये 3 टेक्निक लोग यूज़ कर रहे हैं। तो अब इसके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये जो लॉयटिंग ड्रोन्स है ना, इनको प्रोड्यूस करना इनएक्सपेंसिव है। तो ये स्टार्टअप्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक तो ये सारे डिफेंस फोर्सेस के लिए, इंक्लूडिंग इंडियन डिफेंस फोर्स, एक मस्ट बी प्रोक्योरमेंट एरिया है, और इसके मल्टीपल रोल्स हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो आप एक ऑब्जेक्टिव लेके अपने एक क्या करते हैं, इस टाइप के UCAVs को डेवलप कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि जो इसमें ना एक एक्सपोर्ट मार्केट भी है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये जो है ये पीस टाइम ऑपरेशंस के लिए एक मस्ट एरिया है आर्म्ड फोर्सेस के लिए, दोनों तरह से। एक तो इनसे बचने के लिए, इनसे डिफेंस के लिए, और इसको एक अटैक फोर्स यूज़ करने के लिए, या एक स्ट्रैटेजिक टूल की तरह। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो स्टार्टअप्स हैं हमारे देश के, जिनका एक स्ट्रॉन्ग एरिया टेक्नोलॉजी है या एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, उनके लिए ये एक मस्ट एरिया है। आप इनमें डेवलप करें, इनकी रेंज बढ़ाएं, या जो आजकल जो दूसरे ड्रोन्स भी हैं ना, जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, वो क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स बना रही हैं। अगर वो फ्लाइंग ड्रोन्स बनाते हैं और उसकी रेंज 2 किलोमीटर टू 5 किलोमीटर कराते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि शायद ये एक मस्ट बी एसेट होना चाहिए किसी भी डिफेंस फोर्स के लिए। एंड इंडियन आर्मी विल बी लुकिंग, इंडियन डिफेंस फोर्सेज विल बी लुकिंग फॉर योर प्रोडक्ट्स इन दिस एरिया। फिलहाल इतना ही, ये एक बड़ा टॉपिक है, और आई अप्रिशिएट अगर आप कमेंट करें, आप अपनी जानकारी इसमें डालें, और उसके बाद इसमें एक नया वीडियो निकालते हैं, नया, कि इस क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट्स हैं, कौन सी कंपनी, कौन सा देश किस तरह से इस एरिया में आगे बढ़ रहा है। पर एक अपॉर्चुनिटी है इस एरिया में, टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी है, ये एक क्षेत्र है जो उभर रहा है। मुझे लगता है ये स्पोर्ट्स में भी एक तरह से एक नई कैटेगरी के रूप में डेवलप करेगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।